Welcome to your channel Study You Can. This tutorial video is all about electromotive force यानी EMF. तो EMF समझने के लिए सबसे पहले see here. This is an example of simple voltaic cell. ये एक simple voltaic cell का एक example है और जो मार्केट में वर्किंग पर्पस के लिए जो सेल बिकता है वो इस ढंग का होता है, एवरेडी सेल जिस पर 1.5 वोल्ट मार्क रहता है ना। तो EMF ऑफ अ सेल क्या है कि व्हेन द सेल इज इन ओपन सर्किट, जब सेल जो है ओपन सर्किट में होता है यानी कोई भी इससे लोड कनेक्टेड नहीं है। दीज आर द टू टर्मिनल्स, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल्स है, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल्स है। तो हियर यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है। तो इन दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसी को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक्चुअली क्या है कि ये कोई फोर्स नहीं होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द सेल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, और जो इलेक्ट्रॉन को होल सर्किट में फ्लो कराने के लिए जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें स्टोर्ड है दैट इज, उसी को EMF कहा जाता है। यही EMF ऑफ अ सेल हो गया। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल एप्सिलॉन। तो इसको याद रखना है कि ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो हुआ ये इलेक्ट्रॉन को मोशन में लाने वाला फोर्स। तो एक्चुअली ये फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन को मोशन में लाने के लिए जो इसमें टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड है दैट टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रेफर्ड एज, इज टर्म्ड एज, इसी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी को कहा जाता है EMF। तो इसको पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्ट में ही मेजर किया जाता है। तो EMF का बेटर कंसेप्ट अगर हम डेवलप करने के लिए सबसे पहले हमें इस सेल का वर्किंग समझना होगा कि हाउ इसमें जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है इलेक्ट्रॉन को सर्किट में फ्लो कराने के लिए, तो वो कैसे इस सेल में क्रिएट होता है और इसमें स्टोर किया जाता है और इसमें स्टोर होता है। तो इसको सबसे पहले समझने के लिए इसका वर्किंग को समझ लिया जाए। इन सिंपल वोल्टाइक सेल एक ग्लास वेसल में टू डिफरेंट मेटल्स का इलेक्ट्रोड लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर सी हियर एक इलेक्ट्रोड जो है जिंक मेटल और दूसरा दो डिफरेंट मेटल जिंक और कॉपर का इलेक्ट्रोड इसमें लिया गया है। तो जिंक इज, और इस ढंग से लेना है कि दोनों मेटल का जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अलग अलग हो। यहाँ पर जिंक का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दैट इज मोर देन दैट ऑफ कॉपर। और इस वेसल में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का इसमें सॉल्यूशन लिया जाता है। अब इसमें वर्किंग कैसे होता है कि सी हियर व्हेन जिंक मेटल, जिंक एटम डिसॉल्व्स इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये जिंक एटम जो है सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व होता है। तो व्हेन every zinc atom when dissolves in sulfuric acid then it leaves 2 electrons at the zinc plate। zinc plate पर ही 2 इलेक्ट्रॉन ये छोड़ दिया और ये it changes into Zn2 plus ions। अब यहाँ पर जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन में ऑलरेडी पहले से H+ यानी सल्फ्यूरिक एसिड का डिसोसिएशन होने के बाद यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव हाइड्रोजन प्लस आयंस और सल्फेट नेगेटिव आयंस यानी SO4 आयंस फॉर्म हो जाते हैं। अब यहाँ क्या होता है कि जिंक Zn2+ आयंस और H+ आयंस के बीच में रिपल्सन होता है एंड ड्यू टू रिपल्सन ये H+ आयंस जो है ये कॉपर प्लेट पर इसके नजदीक दिस इज रिपेल्ड टू कॉपर प्लेट की तरफ इसको रिपेल कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो H+ आयंस है इट एक्सट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कॉपर इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये कॉपर का जो वैलेंसी है 2+, तो एक जो कॉपर है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पर दो H+ आयंस मिलकर के 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है कॉपर से एक्सट्रैक्ट कर लिया यानी रिसीव कर लिया। तो जैसे ही कॉपर से ये 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा यहाँ Cu2+ आयंस बनेगा, है ना। तो इस ढंग से कॉपर प्लेट पर देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनने लगेगा और ये जो है 2H+ आयंस receives 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के it changes into हाइड्रोजन गैस और बबल के फॉर्म में ये इससे बाहर निकल गया। अब देखिए इन दिस होल प्रोसेस
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों यहाँ पर होगा, यानी रिडॉक्स रिएक्शन होगा। यहाँ पर देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एट जिंक प्लेट, जिंक प्लेट पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका होगा। तो यहाँ पर आपका देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहीं पर छोड़ दिया गया है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बन गया, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट किया हाइड्रोजन H+ आयंस, तो इसके कारण यहाँ पॉजिटिव आयंस बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो एक्चुअली करंट में हम लोग क्या लेते हैं कि करंट में कंसीडर किया जाता है कि हियर फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज टेकन एज डायरेक्शन ऑफ करंट। तो हमें इस प्लेट का जो पोटेंशियल है, यानी रिडक्शन पोटेंशियल, इस प्लेट पर रिडक्शन हो रहा है और इस प्लेट पर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल सेटअप हो गया। तो यही रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पर एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में यहाँ पर एनर्जी आपका स्टोर हो जा रहा है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि इस कंडीशन में अब इन दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल आएगा, है ना, दैट इज नोन एज ईएमएफ। तो ईएमएफ एक्चुअली क्या है कि ईएमएफ इज नॉट अ फोर्स, एक्चुअली ईएमएफ, इन फैक्ट ईएमएफ इज नॉट अ फोर्स, एक्चुअली ईएमएफ इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द सेल, है ना, जो कि इलेक्ट्रॉन को सर्किट में फ्लो कराने के लिए रिक्वायर्ड है, यानी इलेक्ट्रॉन को सर्किट में फ्लो कराने के लिए इस सेल में जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड हुआ, इसी को कहा गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी ईएमएफ। अब यहाँ पर देखते हैं कि अब इसमें ये तो ईएमएफ हो गया, अब इसमें एक बल्ब इसमें यहाँ पर एक कनेक्ट कर दिया जाता है। तो जैसे ही बल्ब कनेक्ट हम करते हैं तो ईएमएफ अगर 1.5 वोल्ट का है, 1.5 वोल्ट का है, तो ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा इसको कनेक्ट करने के बाद। इसका रीजन क्या है कि पहले जो रेजिस्टेंस था सिर्फ यहीं पर रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये जो सोल्यूशन है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होने में भी कुछ ऑब्स्टिकल ऑफर होता है, ऑब्स्टिकल जनरेट होता है, दैट इज दिस ऑब्स्टिकल जो है ये सोल्यूशन के कारण ही डेवलप होता है। तो इसका इस सेल का अपना एक रेजिस्टेंस हो गया, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर एक बल्ब कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर भी इस बल्ब में भी कुछ रेजिस्टेंस है। तो इस रेजिस्टेंस के कारण यहाँ का जो टर्मिनल वोल्टेज, अगर बल्ब कनेक्ट करने के बाद जो टर्मिनल वोल्टेज मेजर करेंगे तो दैट इज नोन एज टर्मिनल वोल्टेज, उसको टर्मिनल वोल्टेज कहा जाएगा। तो टर्मिनल वोल्टेज जो होगा हमेशा लेस देन ईएमएफ होगा, है ना, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज बल्ब कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर एडिशनल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पर ऐड हो जाएगा, है, जिसके कारण ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तो अब यहाँ पर देखा जाए कि ये वर्क कैसे करता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल के कारण इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम दिस पाथ, है ना, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन में एनर्जी यहाँ खर्च हुआ, देन आफ्टर इलेक्ट्रॉन रीचेज ओवर हियर, और यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन होगा। तो रिडॉक्स रिएक्शन के कारण जो एनर्जी डेवलप होता है ना, उस एनर्जी के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से जो है, यहाँ से एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करा दिया जाता है, इसी एनर्जी के कारण, दैट इज डेवलप्ड ड्यू टू द रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये जो एनर्जी है केमिकल एनर्जी इसको कहा जाता है, एक्चुअली ये हीट एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पर रिलीज होता है। ईएमएफ में क्या है कंसीडर करना है कि इन ओपन सर्किट में जो दोनों टर्मिनल के बीच का वोल्टेज है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ईएमएफ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एप्सिलॉन साइन। और इसमें याद रखना है कि जब हम ईएमएफ कंसीडर करते हैं तो इस सेल के अंदर का रेजिस्टेंस ही सिर्फ इंक्लूडेड है ना। और जब व्हेन एनी लोड इज कनेक्टेड इन दिस सेल, अगर इस सेल में बाहर एक सर्किट में कोई भी एक बल्ब या कोई दूसरा डिवाइस, फैन या कुछ और अगर कनेक्ट कर देते हैं तो इन दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दैट इज नोन एज टर्मिनल वोल्टेज। तो ये जो टर्मिनल वोल्टेज है इट इज ऑलवेज लेस देन ईएमएफ, ईएमएफ से हमेशा कम होता है। इसका रीजन क्या है कि ईएमएफ जब कंसीडर करते हैं तो एक सिंगल रेजिस्टेंस यानी सेल के अंदर का रेजिस्टेंस कंसीडर होगा, और जब हम टर्मिनल वोल्टेज कनेक्ट कर रहे हैं तो इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल के अंदर का रेजिस्टेंस, और प्लस यहाँ जो ये इस बल्ब में जो रेजिस्टेंस है ये
यानी दोनों रेजिस्टेंस कंसीडर होगा। तो इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर दिया जाए और इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर दिया जाए। तो दैट इज वाई यहाँ पर जो टर्मिनल वोल्टेज होता है दैट इज स्मॉलर देन दैट ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ से स्मॉलर होता है। एक बार फिर से ईएमएफ को समझ लेते हैं, व्हाट इज ईएमएफ। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो हो गया, actually in fact it is not a force, it is the total amount of electrical energy stored in the cell which determines the electron to flow through the circuit। यानी पूरे सर्किट में इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए जो टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड है दैट इज नोन एज ईएमएफ ऑफ द सेल। यानी इसको ऐसे भी बोल सकते हैं द फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी इलेक्ट्रॉन को मोशन में लाने के लिए जो फोर्स होता है, force of that is electromotive force, actually it is amount of energy, total amount of energy in the form of electrical energy stored in the cell। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इस सेल के अंदर स्टोर्ड है दैट इज नोन एज ईएमएफ। और ईएमएफ में सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं। जब ईएमएफ की चर्चा करते हैं तो हियर ओनली इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज कंसीडर्ड। अब यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज, अच्छा ईएमएफ भी जो मेजर किया जाता है इट इज वोल्ट में मेजर किया जाता है। तो अब टर्मिनल वोल्टेज है व्हेन कोई भी बल्ब, एक बल्ब को जब सेल के दोनों टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया जाता है तो इस टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज नोन एज टर्मिनल वोल्टेज। तो इस टर्मिनल वोल्टेज को जब कंसीडर करते हैं तो जो चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक जाएगा तो ये अंदर भी तो ऐसे रोटेट होकर फ्लो करके यहाँ पहुंचेगा। तो इस पूरे सर्किट को कंसीडर किया जाता है। तो जब टर्मिनल वोल्टेज कंसीडर करते हैं तो टर्मिनल वोल्टेज के केस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों इंक्लूड होता है। देन टर्मिनल वोल्टेज ड्यू टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, टर्मिनल वोल्टेज इज ऑलवेज लेस देन ईएमएफ ऑफ अ सेल। ईएमएफ ऑफ अ सेल से हमेशा कम होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंक्लूडेड है। तो इसको वन बाय वन एक बार डिफाइन कर लेते हैं। इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा? तो ईएमएफ ऑफ अ सेल इज डिफाइंड एज द एनर्जी स्पेंट और वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज अराउंड द कंप्लीट सर्किट। मान लेते हैं कंप्लीट सर्किट में ले जाने के लिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड है यानी जो खर्च किया जाएगा दैट इज नोन एज ईएमएफ। तो इन सिंपल लैंग्वेज यू कैन डिफाइन इट एज ईएमएफ ऑफ अ सेल इज डिफाइंड एज द एनर्जी स्पेंट or work done per unit charge in taking a positive charge around the complete circuit of the cell। यानी in the circuit, outside it, जब पॉजिटिव चार्ज को इस टर्मिनल से जब लाएंगे तो इसको मानेंगे ना कि यहां से यहां भी तो लाना है। यानी in the circuit, outside the cell as well as inside the cell, in the electrolyte inside the cell, that is known as EMF of the cell। और whereas terminal voltage को जब डिफाइन किया जाएगा तो terminal voltage of a cell is defined as the work done per unit charge, work done per unit charge यानी positive charge carrying a positive charge around the circuit connected across the terminal। यानी इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक ले जाने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है ना, दैट इज नोन एज टर्मिनल। सेल को एक सिंपल डायग्राम से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। हियर ये एक सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सिंपल वोल्टाइक सेल। तो यहाँ पर जो रिप्रेजेंट किया गया है ये ईएमएफ हो गया, दिस इज ईएमएफ। और यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस को शो किया जाएगा। एंड हियर सम लोड यानी बल्ब, अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस कनेक्ट किया जाएगा तो उसका रेजिस्टेंस ये है। तो ये जब कंप्लीट सर्किट में टर्मिनल वोल्टेज यहाँ से यहाँ अगर मेजर करेंगे दैट इज नोन एज टर्मिनल वोल्टेज। और सिर्फ इस सर्किट को स्विच ऑफ कर इन दोनों टर्मिनल के बीच का अगर वोल्टेज अगर मेजर किया जाएगा तो वो हो जाएगा ईएमएफ। नाउ द पॉइंट इज दैट व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच ईएमएफ ऑफ अ सेल डिपेंड। इस सेल का ईएमएफ किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? तो ईएमएफ ऑफ अ सेल डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड। ये जो इलेक्ट्रोड यहाँ कॉपर और जिंक का लिया गया है इसके मटेरियल पर डिपेंड करेगा। और दूसरा है कि
EMF of a cell depends on the electrolyte used in the cell. यहाँ पर जैसे कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया है, इसके जगह पर डिफरेंट डिफरेंट सेल में अलग अलग ढंग का इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल पर डिपेंड करता है और मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड, जिस मटेरियल का इलेक्ट्रोड बनाया गया है उस पर डिपेंड करता है। और व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच, ये जो फैक्टर डिपेंड नहीं करेगा, तो ये शेप ऑफ द इलेक्ट्रोड पर डिपेंड नहीं करता है, और डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पर भी डिपेंड नहीं करता है, और अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर भी डिपेंड नहीं करता है। नाउ कंसीडर EMF of a cell equals to W by Q, यानी amount of work done in moving unit positive charge in the circuit, यानी in the circuit whole circuit में unit positive charge को move करने में जो amount of work done होता है, that is known as EMF of a cell. So it is W by Q. It is W by Q. और टर्मिनल वोल्टेज क्या है कि इसको W डैश बाई Q लिया जाएगा, यानी अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल, यानी अक्रॉस द टर्मिनल यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है, दैट इज नोन एज टर्मिनल वोल्टेज। तो हियर EMF इज ऑलवेज ग्रेटर देन टर्मिनल वोल्टेज। जैसे ही सर्किट में कोई लोड अगर हम इस सेल में कनेक्ट करते हैं, तो जो वोल्ट बताता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल, दैट इज स्मॉलर देन EMF। तो वो EMF से थोड़ा छोटा होता है, यानी वोल्ट ड्रॉप हो जाता है, इसी को कहा जाता है वोल्टेज ड्रॉप। तो वोल्ट ड्रॉप इक्वल्स टू कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, EMF माइनस टर्मिनल वोल्टेज। तो ये दैट इज इक्वल्स टू स्मॉल v से रिप्रेजेंट किया गया वोल्ट ड्रॉप को, वोल्टेज ड्रॉप को स्मॉल v से रिप्रेजेंट किया गया। अगर इसको मान लेते हैं स्मॉल w बाई स्मॉल q, यानी बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, स्मॉल टोटल अमाउंट ऑफ वर्क जो डन है, जो EMF में हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इक्वल्स टू W डैश, ये टर्मिनल वोल्टेज वाला W डैश, एंड वोल्ट ड्रॉप वाला स्मॉल w, है ना। तो बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इक्वल्स टू W डैश प्लस स्मॉल w, इस ढंग से कंसीडर किया जा सकता है। अब इसी को अगर हम चार्ज से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, यानी EMF इक्वल्स टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस वोल्ट ड्रॉप। ये वोल्ट ड्रॉप हो गया, और दिस वन इज टर्मिनल वोल्टेज एंड दिस वन इज EMF, यानी टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इस ढंग से ये रिलेशन हम लोग एस्टैब्लिश कर सकते हैं। नाउ कंसीडर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, दैट इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस इज टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो जो ओम्स लॉ है, V इक्वल्स टू IR, इस फॉर्मूला में अगर हम लोग जाएंगे तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यानी EMF ऑफ अ सेल बाय टोटल रेजिस्टेंस, यानी कैपिटल R और प्लस स्मॉल r। इस ढंग से हम लोग निकाल सकते हैं, यानी EMF ऑफ अ सेल क्या हो जाएगा, यानी टोटल करंट दैट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल इनटू सम ऑफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। इस ढंग से इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वोल्ट ड्रॉप जो है, स्मॉल वोल्ट ड्रॉप जो होगा है, व्हाट इज इट, तो करंट इनटू इस इंटरनल रेजिस्टेंस, करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू वोल्ट ड्रॉप, एंड ये जो हमारा निकल गया, दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज। ये टर्मिनल वोल्टेज हो गया टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब इन सभी को अब हम लोग कंबाइन कर देते हैं। सी हियर, इस फॉर्मूला में EMF ऑफ अ सेल इक्वल्स टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस वोल्ट ड्रॉप, EMF ऑफ अ सेल इक्वल्स टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस वोल्ट ड्रॉप। अगर हम लोग टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पर अगर सिर्फ कंसीडर किया जाएगा, यहाँ पर सिर्फ टर्मिनल वोल्टेज, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, EMF ऑफ अ सेल माइनस वोल्ट ड्रॉप। जितना वोल्ट ड्रॉप हुआ, EMF ऑफ अ सेल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF ऑफ अ सेल में से जितना वोल्ट ड्रॉप हुआ, दैट इज इक्वल्स टू टर्मिनल वोल्टेज के बराबर है। इन अदर वर्ड्स हम लोग बोल सकते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप इक्वल्स टू EMF माइनस टर्मिनल वोल्टेज।
इस ढंग से इसको इस इक्वेशन को बनाया जा सकता है। नाउ इस इक्वेशन को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, यानी वोल्टेज ड्रॉप इक्वल्स टू ईएमएफ माइनस टर्मिनल वोल्टेज। तो वोल्टेज ड्रॉप के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली I इंटू स्मॉल r यानी इंटरनल वोल्टेज इक्वल्स टू ईएमएफ माइनस टर्मिनल वोल्टेज, ये कैपिटल V है। अब स्मॉल यानी इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला जो डिराइव हम करेंगे ये ईएमएफ माइनस टर्मिनल वोल्टेज बाई I, ठीक है। तो यहाँ पर इसको यहाँ सब्स्टिट्यूशन किया गया है, टर्मिनल वोल्टेज इक्वल्स टू टोटल करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर ध्यान देना है, दिस I को यहाँ से यहाँ इधर ट्रांसफर कर दिया गया है। अब इसको I के जगह पर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली I इक्वल्स टू V इक्वल्स टू IR होता है, IR तो I इक्वल्स टू V बाई R यानी टर्मिनल वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस इसके जगह पर लिखा जा सकता है। तो दिस इक्वल्स टू EMF माइनस टर्मिनल वोल्टेज बाई V बाई R, इस ढंग से इसको लिख सकते हैं। अब इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं EMF माइनस टर्मिनल वोल्टेज बाई V, और इसको इनवर्स V बाई R को R बाई V से इंटू कर देंगे, R बाई V से इंटू कर देंगे इसको। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इस V को अंदर ले आया गया यानी EMF माइनस टर्मिनल वोल्टेज बाई V, और इसको ब्रैकेट में करके R को हम रेजिस्टेंस को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बाहर रखते हैं। अब इसको स्प्लिट करके अब हम लोग देखते हैं कि क्या निकलता है। तो यहाँ पर हमारा निकल गया EMF बाई टर्मिनल वोल्टेज माइनस V बाई V दैट इज 1, ये हमारा 1 निकल जाएगा इनटू R। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए हमारा ये इक्वेशन निकल गया। तो इस इक्वेशंस को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये हम लोग यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर है कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल डिपेंड। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। नाउ कम टू द पॉइंट, ऑन व्हाट फैक्टर्स ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, यहाँ इक्वेशन में जो निकाला गया है इंटरनल रेजिस्टेंस, ये किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा। तो इस फिगर में देख लेते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच दिस इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड। तो दिस इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड। ये जो इलेक्ट्रोड का जो सरफेस एरिया है, इस सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड पर डिपेंड करता है। लार्जर द सरफेस एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड लेस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी इस इलेक्ट्रोड का सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही छोटा होगा। दूसरा पॉइंट है द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस। मोर इज द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड ग्रेटर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। ये डिस्टेंस जितना ज्यादा करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस भी उतना ज्यादा होगा। फिर नेचर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट लिया गया है, तो इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। Higher the concentration of the electrolyte, greater is the internal resistance. जितना इसका concentration ज़्यादा रहेगा internal resistance भी उतना ही ज़्यादा होगा। फिर temperature of the electrolyte, इस electrolyte का temperature पर भी depend करेगा, यानी अगर temperature इसका ज़्यादा होगा यानी higher इसका temperature अगर ज़्यादा रहेगा तो lower is the internal resistance। तो internal resistance होता है, यानी higher is the temperature of the electrolyte, lower is the internal resistance. And that is why whenever a cell or a battery it is kept in sunlight, जैसे कि कोई सेल या बैटरी अगर काम नहीं कर रहा है, काम करना अगर बंद हो गया है, तो हम जनरली पाते हैं कि इसको अगर धूप वगैरह में रख देते हैं तो फिर से ये काम करना स्टार्ट कर देता है। इसका रीज़न ये है कि धूप में रखने से इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है घट जाता है। तो जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें स्टोर्ड है, जो भी बचा हुआ, तो वो फिर इजीली वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा।